प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, ISPR पारां ISI जे अॻूणे चीफ ऐं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जे कोर्ट मार्शल जे चार्जशीट बाज़ाब्ता तौर ते चार्जशीट पेश कई वई आहे ऐं ISPR मूजिबि चार्जशीट में ॿुधायो वियो आहे त जनरल फैज़ हमीद सियासी मामलनि में मुदाख़लत कई आहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे, अख़्तियारनि ऐं सरकारी वसाइलनि जो ग़लति इस्तेमालु कयो वियो आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त कोर्ट मार्शल जॾहिं कयो पियो वञे त उनजो तरीक़ेकार कहिड़ो आहे, हीअ जॾहिं चार्जशीट पेश कई वई आहे त इन जो मतिलबु छा आहे, अॻियों मरहलो कहिड़ो हूंदो, इहो ॼाणींदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे दिफ़ाई मामलनि तमामु मुमताज़ नज़र रखंदड़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ़ हारून साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी तर्जुमेगार जनाब मियां ताहिर साहब, ऐं असांखे जॉइन कंदो टाइम न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ जनाब ज़ुल्फ़कार गुरामानी साहब। आसिफ हारून साहब, ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया। कैसे देख रहे हैं ये जो चार्जशीट आज ISPR ने बकौल ISPR के बाज़ाब्ता तौर पे आज पेश की गई है, इस चार्जशीट का बुनियादी मतलब क्या होता है, ज़रा ये पहले समझाइएगा हमें। देखें जी, 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया था। जी सर। और फिर उस वक़्त ये फैसला सुना दिया गया था कि इनका अभी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा जी। और उसकी कुछ वजाहत भी कर दी थी कि हमें ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनकी इन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करेंगे। अब आप ये देखें कि अगस्त और अब दिसंबर आ गया है, 4 महीने का अरसा हुआ है जी। और चार्जशीट जो है वो आज पेश की है। तो इस पे ये सवाल उठते हैं कि उस वक़्त क्या हुआ और आज क्या हुआ। तो ये आपको याद दहानी करूं कि फैज़ हमीद साहब जो है पहले DGCM रहे ISI में, फिर उसके बाद DG ISI रहे, फिर पेशावर की कोर कमांड की और फिर भावलपुर की कोर कमांड की, और वहाँ दिसंबर में फिर इन्होंने खुद फौज से रिटायरमेंट हासिल की उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नवंबर 27 को बना दिया था। जी। तो उसके बाद इनका पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड शुरू हुआ। अच्छा। जहां तक इनके PTI के साथ ताल्लुकात थे, ये सबको मालूम है कि 2017 से वो शुरू होते हैं और वो फिर गहरे तर होते गए, इनमें बहुत गहरा गठजोड़ हुआ। इन्होंने उनकी हर कदम के ऊपर जो है मदद की, पॉलिटिकल तौर पर, जुडिशल तौर पर, और तमाम जितने पहलू थे इन्होंने इनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनकी मदद की। इस वजह से ये इनके मंजूर नज़र भी बने और राइट हैंड भी बन गए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, रिटायरमेंट जब जी ब्रिगेडियर साहब ज़रा ये बताइएगा, आप जो फरमा रहे हैं कि 4 महीने के बाद ये चार्जशीट पेश की गई है, तो क्या तरीक़ेकार क्या है कि जब किसी का कोर्ट मार्शल होता है तो चार्जशीट क्या उसी वक्त पेश की जाती है या उसका कोई टाइम फ्रेम है? आर्मी में जी नहीं, उस वक्त नहीं होती, क्योंकि जब ये अरेस्ट होता है और तो फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कोर्ट इंक्वायरी होती है, समरी ऑफ एविडेंस होती है और मजीद जो है छानबीन होती है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि वो उस वक्त तक तो इन्होंने और ज़राए से मालूम किया था। अभी जब ये देखें कि जब आखिर इनको 12 अगस्त को जब इनको अरेस्ट किया था तो वो एकदम तो अरेस्ट नहीं हो गया कि जी हाँ जी चलो आज इसको हमने पकड़ लेना है। किसी वक्त से इनको उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस के ऊपर डाल दिया था और ये गालबन इनका शुरुआत जो हुई इनकी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनकी जो एक्टिविटी हुई वो हुई। जो टॉप सिटी का केस है वो तो एक इनके ऊपर पका पकाया कुछ केस था जिसमें 3-4 इनकी जो है ना इन्होंने जो है ना खिलाफ वर्जियाँ की थी, जिसमें कि जो है लैंड भी ग्रैब की, वहाँ पर रॉबरी भी हुई, एक किडनैपिंग भी हुई, उनको टॉर्चर भी हुआ। वो तो एक जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको डील भी किया और वो केस मिलिट्री को भिजवाया, वो तो एक थी। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जब हो जाता है ऑफिसर तो उसको 2 साल तक तो वैसे ही पाबंदी होती है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले, और जो सेंसिटिव अदारों में है उसकी मियाद जो है ना वो लंबी होती है। लेकिन इन्होंने तो
शुरू दिन से ही जो है ना वो काम शुरू किया, तो उस वजह से जब इनको इस तरह की चीजें मिली तो ये ट्रैकिंग पे लग गए। फिर इनको जितने शवाहिद मिले वो कर लिए, लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारी के बाद जो है फिर वो डीपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन होती है, जो इनसे फिर तो खबरें ली जाती हैं, जैसे इनका मोबाइल वगैरह लिया और वो सारा उससे सारा डाटा मिला, वहां से फिर जो है ना इनकी सारी चीजें कंक्रीट एविडेंस जो है ना जमा की, और फिर इनके ऊपर जो है ना ये 4 किस्म की चीजें जो है वो शिकें लगी, और इनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट और दूसरे जो चार्जेस हैं वो उनको पर लगा के फिर इनकी बाकायदा अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट में फिर चार्जशीट दी जाती है, उसमें चार्जेस 1 2 3 4 ये लिखे जाते हैं, और फिर इसके बाद इनका जो एक्चुअल ट्रायल है वो शुरू होता है। ठीक है। और वो फिर जो है जी, तो आप ये कह रहे हैं कि चार्जशीट है, इसका बुनियादी मकसद जैसे सिविलियन पे फर्द जुर्म आयद होता है, बुनियादी तौर पे चार्जशीट का मतलब ये है कि ये आज इन पे फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जरा ये हमें फरमाइएगा, जरा ये हमें समझाइएगा कि किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन पे कोर्ट मार्शल लग सकता है रिटायर्ड पे, या ये सिर्फ हाजिर सर्विस पे ही होता है? नहीं, रिटायर्ड पे भी बिल्कुल ये लगता है, और अब तो ये और जो एक लॉ इन्होंने अमेंड कर दिया है, अब तो उसकी मियाद जो है ना उन्होंने लाइफ टाइम ये कर दी है कि किसी वक्त भी जो है ना वो कटहरे फौज के कटहरे में ये आ सकता है, इवन एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन। लेकिन ये पहले भी ये शिक मौजूद थी कि जब खासकर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन होती है तो उसमें भी जो है वो हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पीपल और एनसीई नॉन कम्बेटेंट जो सिविलियन जो कि फौज में एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है, और इवन सिविलियंस पे भी ये लागू होता है जिनका सिरा जो है क्राइम का वो चीजों के ऊपर जो है ना वो उसके सिरे मिल जाए। अच्छा, अब जरा ये हमें समझाइएगा कि ये जो आज जो चार्जशीट ISPR ने मीडिया के जरिए बताई है, कम से कम कितनी सज़ा हो सकती है, और कोर्ट मार्शल में उमूमन कम से कम सज़ा कितनी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? कोर्ट मार्शल FGCM जो है ना ये एक बहुत हाई लेवल की एक चीज़ होती है, उसमें जाहिर है कि छोटी मोटी पनिशमेंट होती नहीं है, वरना तो वो समरी ऑफ एविडेंस में भी सज़ाएं मिल जाती हैं, लेकिन FGCM में सज़ा बड़ी होती है, और फिर वो नौयत भी होती है। ख़ासकर इसमें तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की भी वायलेशन हुई है, और फिर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना उसकी वायलेशन भी हुई है, और मुल्क दुश्मनी जो है ना उसकी भी हुई है, और पॉलिटिक्स में नाजायज़ हिस्सा लेना और इंसाइटमेंट वगैरह वो चीज़ें भी जो ये शामिल हुई हैं, तो इसमें तो फिर सज़ा बड़ी होती है, वो 14 साल भी हो सकती है, लाइफ सेंटेंस भी हो सकती है, और डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि सिविलियन का भी अगर आर्मी के किसी मामलात में मुदाखलत है तो उन पर भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, यहाँ पे एक चार्जशीट ये भी है कि सियासी मामलात में मुदाखलत की गई है, यानी सियासी लोगों के साथ उनके रवाबित थे और जो मुल्क के ख़िलाफ़, इदारे के ख़िलाफ़ फिर उनके, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इसी केस में कुछ सिविलियंस को भी आगे चल के उनको भी चार्जशीट किया जाएगा? आपको लगता है कि इस तरह के चांसेस? जी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब ये ट्रायल शुरू होता है उसमें फिर एक तो ये है कि अक्यूज जो है उसको डिफेंस काउंसिल की इजाज़त है वो 1 रखे 2 रखे, और फिर वो डिफेंस काउंसिल जो है वो अपने विटनेस लाता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने विटनेस लाती है, वहाँ फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और इंटरोगेशन होती है, वहाँ पर फिर बयानात जो दर्ज होते हैं वहाँ पर फिर और लोग भी इसमें बीच में जो है ना आने नरके में फंसने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जब डायरेक्ट ये गवाही देगा कि ये चीज़ जो है मैंने उसके कहने पे की, या चीज़ ये मैंने उसको बताई और उसने ये किया, वो फिर सब चीज़ें जो है ना इस दौरान ट्रायल जो है वो ये आती हैं, तो ये फिर दायरा जो है ये बढ़ता है, और जाहिर है कि फिर वो उस दर्जे में भी आ सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब आपने शुरू में फरमाया कि PTI के साथ बड़े गहरे रवाबित थे, और फिर ये अब आलम आश्कार बात हो चुकी है, आप भी इस पर वाज़ेह कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि इसका कोई लिंक है जनरल फैज़ का? जो लिंक है जाहिर है बानी PTI के साथ,
تو اسی کیس میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی آپ آگے چل کے چارج شیٹ کا حصہ ہوتے ہوئے نظر آپ کو آ رہا ہے کہ ان پہ بھی یہ الزام لگیں گے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے روابط نہیں تھے، ان کا تو صرف اور صرف جو ہے پی ٹی آئی اور جو مراسم تھے اس کے، یا یہ عمران خان کے ساتھ خاص تھے یا ان کی بیگم بشرا بیوی کے ساتھ تھے. یہ ان تینوں کا ایک بہت گٹھ جوڑ تھا، ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ تھے. تینوں ایمبیشس ہیں، ان کے اپنے عزائم ہیں، ایمبیشنز ہیں، پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، اور تو وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں تک ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جب ان کی ہوئی تو یہ عمران خان کے آئیز اینڈ ایئر، آنکھیں اور کان ان کے یہ تھے، یہ ان کے اندر کی کہانیاں فوج کی، کیونکہ ان کے بھی بڑے مراسم رہے، ادھر بھی ان کو بتاتے رہے کہ جی میں چیف بن جاؤں گا. بعد میں نے کہا کہ اگر میں چیف نہیں بنا تو میں جو ہے نا کسی اور بہت عہدے پہ آؤں گا، پریزیڈنٹ بھی بن جاؤں گا. اس طرح کیا ہے، تو اس نے روابط اپنے رکھے ہوئے تھے. تو وہ اندر کی ساری باتیں یہاں کنوے یہ کرتا تھا. یہ جو بیانیہ اندر سے عمران خان جو یہ دیتا تھا کہ مجھے سب خبریں پتہ ہے اور اندر کی باتیں پتہ ہیں، تو وہ کون آخر بتاتا تھا؟ 9 مئی کے اگر یہ 300 تنصیبات پہ حملے ہوئے تو وہ اس کی خبر کس نے دی اور کس نے ساری انفارمیشن دی؟ اور یہ اندر جو یہ فیسیلیٹیٹرز تھے فوج کے اندر بھی اور ریٹائرڈ لوگوں میں بھی، وہ کس نے آخر یہ کیے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پر ان کڑیاں جو ہیں وہ جڑتی ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی چانس ہے جس میں یہ سزا معطل ہو جائے یا یہ کورٹ مارشل کا جو معاملہ ہے یہ ٹل جائے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب 100% جنرل فیض جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو سزا دی جائے؟ یہ فوج کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے نا وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے اور سخت، اور وہ پھر کسی کو سپیئر نہیں کرتا. یا تو ہاتھ نہیں ڈالتا، اور جب یہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اسی وقت ڈالتا ہے جب اس کے اوپر پاس کنکریٹ ایویڈنس ہو، پکے شواہد ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اب جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سیکورٹی ہیزرڈ اور رسک بن چکا ہے. تو وہ پھر اس میں کوئی معافی کی گنجائش یہ نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہے کہ کوئی اپروور بن گیا اور اس طرح کی یہ بات ہوئی، وہ پھر اور بات ہوتی ہے. لیکن ابھی تک تو یہ وہ چیز نہیں آئی کہ یہ اپروور بنا ہے یا نہیں. 4 مہینے کا یہ عرصہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے بہت سی چیزیں بتا دی ہوں گی جس کی تحت پہ یہ ابھی ان کا ٹرائل شروع ہوا ہے، لیکن یہ اب آگے چل کے دیکھنا ہے کہ یہ کیا اوپن ٹرائل جب یہ ٹرائل ہوتا ہے اس میں یہ کیا بیانات دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا موقف اپنا یہ کرتے ہیں، اور کتنے اور فوجی جو ہیں ریٹائرڈ یا حاضر وہ اس میں جو ہے نا شامل پائے جاتے ہیں. اور سویلینز تو خیر یہ ہوں گے ہی. اور 9 مئی کا تو واقعہ ہے، اس پہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بریگیڈیئر صاحب بالکل لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ معاملہ فقط ایک فرد تک معاملہ محدود نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی چارج شیٹ اس پہ کی گئی ہے اور وہ ایک ادارے کا چیف رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سزا آئے گی تو کیا ادارے پہ بھی اور ادارے میں دیگر لنکس بھی کھلیں گے اور ادارے کی پھر کریڈیبلٹی پہ بھی سوال ہوگا؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک اور شفافیت ان کی ہوگی اور ان کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو جو ہے مضبوط کرے گا. پہلے بھی واقع ہوئے ہیں، لیفٹنٹ جنرل تک جو ہے ان کو بھی 14 سال سزائیں ہوئی ہیں، کرکٹر کو سزائے موت بھی ہوئی ہے، ایک میجر کو بھی سزائے موت ہوئی تھی، وہ ٹنڈوا عادل کے جو ٹنڈو جام والا کیس کے بعد سندھ میں. اور اس کے بعد جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے اس میں بھی لیفٹنٹ جنرل میں جنرل بریگیڈیئر جو ہے نا ان کو بھی سزائیں ہوئی تھی. تو وہ جو ہے یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی فوج میں برقرار ہے، اور آج یہ برقرار ہے. اس میں کوئی گنجائش وہ نہیں کہ جی کوئی سفارش آ گئی یا کوئی پریشر آ گیا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب. آپ بڑی تفصیلی طور پہ آپ اپنا اوپینین بھی دے رہے تھے اور اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس پہ بھی آپ فرما رہے تھے، اور امکانی طور پہ جنرل فیض حمید کو کتنی سزا مل سکتی ہے اس پہ بھی آپ نے بتایا کہ آج ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ باضابطہ طور پہ جنرل فیض حمید جو ISI چیف تھے ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، اور ان پہ جو چارج لگائی گئی ہیں اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کی سیاسی مداخلت رہی ہے، سیاسی معاملات میں ان کا وہ ملوث رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اختیارات اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کیا ہے.
हमारा तफसीली तो आपने बहुत तफसीली तौर पे सुना ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब को। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमने ज्वाइन किया है मुल्क मुमताज़ सियासी मुमताज़ सहाफ़ी तजनिगार और कॉलमिस्ट जनाब मियाँ ताहिर साहब। उनसे मालूम करेंगे कि मियाँ साहब इस मामले को कैसे देख रहे हैं। जो सियासी मुदाखलत में मुलविस की बात की गई है, इसकी गठजोड़ कहाँ तक जाएगी और क्या कोई सियासी रहनुमा भी इस मामले में पकड़ में आ सकते हैं। मियाँ साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जनाब। मियाँ साहब जो चार्जशीट आज ISPR के बकौल हमें मिली है उसमें यह है कि सियासी मुदाखलत की है और सियासी मामलात में बड़े मुलविस रहे हैं जनरल हमीद साहब, एक ही पार्टी के साथ उनके रवाबित से। क्या देख रहे हैं आप कि ये मामला फिर कहाँ तक निकलेगा? देखिए निकलेगा तो निकलना तो बहुत दूर तक चाहिए, और ये जब ये सेल बना था, सियासी सेल बना था ISI में, वहां तक जाना चाहिए। आज हम देख रहे थे कि जो आईनी बेंच है वहां पे एक केस भी लग गया है ISI में सियासी सेल के हवाले से, और उस पर जजेस ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। तो ये देखेंगे तो फिर पूछा जाना चाहिए कि जो सियासतदानों में पैसे बांटे गए थे जी जब IGI बनी थी, तो ये सवाल तो पीपल्स पार्टी का बनता है। पीपल्स पार्टी को ये सवाल करना चाहिए कि उसका भी तो एहतसाब करें, उस ISI के चीफ का, वो जिंदा है नहीं है, उसका एहतसाब तो करें। फिर उन लोगों का भी एहतसाब करें। ये नून लीग पूछे कि जिन्होंने उनके खिलाफ इमरान खान को बनाया था, और वो सिर्फ फैज हमीद तो नहीं थे, वो तो उससे पहले जनरल शुजा पाशा भी थे और ज़हीरुल इस्लाम भी थे। और कौन सा ऐसा जनरल है जो ISI का रहा हो और जिसने ये मैन्यूवरिंग ना की हो? तो ये सवाल तो सबके हवाले से ही बनता है, और सब जमातें उसकी मजे वाली बात ये है कि सब जमातें मुतासरा हैं और इससे डली हुई हैं। लेकिन आज सब जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं सिर्फ एक DG ISI की चार्जशीट पर। तो देखें, ये सिलसिला अगर रोकना है और वाकई सीरियसली अपने अदारे का एहतसाब करना है तो अदारे को भी पीछे जाना चाहिए, और इसका तो करें, बिल्कुल ठीक है, ये एहतसाब है। अब वो ये कहेंगे कि जी हमने आगाज कर दिया है, तो बिल्कुल आगाज कर दिया है, तो इसका फिर पूरा हिसाब करें। ये ना हो कि कल कला आप आधी चीजें छोड़ दें और आधी सामने ले आए। लेकिन फैज हमीद जो हैं उनके हवाले से इनके पास पूरे के पूरे प्रूफ हैं। उनको पता है कि कहाँ कहाँ से उन्होंने रकमें बटोरी थी। ये जितनी पिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटीज हैं और जो रिंग रोड और एवरी ये सारा सराउंडिंग ऑफ द इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी जी, सबसे सबसे उन्होंने पैसे लिए, हर जगह अपने लोग इंस्टॉल किए और वहां से वो पैसे छोड़ते रहे। अब वो पैसों का हिस्सा और कहाँ गया वो भी उनके पास रिकॉर्ड होगा। और फिर ये कि जिस उन्होंने इलेक्शन जितवाए, जो 2018 का इलेक्शन है, और जिस तरीके से उन्होंने, अभी मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह का बयान कि वो कहा करते थे, अब बकौल राना सनाउल्लाह के, कि वो कहा करते थे कि मौत भी हम देते हैं और इज्जत भी हम देते हैं। तो ये तो एक खुदाई लहजा है, जो ऐसा बोलेगा वो तो फिर गिरफ्त में आएगा। तो देखें, इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं है। जो जनरल फैज हमीद रिटायर्ड, जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं, वो उनके पास से 3 फोन पकड़े गए, और एक फोन जो है उसकी लोकेशन बड़ी नाजुक जगह पे थी, वो थी डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद जी। अब डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जो लोग जानते हैं वो उनको पता है कि वहाँ क्या क्या है, कौन कौन से मुल्कों की एम्बेसीज हैं और वो क्या करते हैं यहाँ बैठ के। अमेरिकन एम्बेसी वहाँ पे एकर्स में, तो क्या वहाँ पे एक एम्बेसडर और बाकी उनका अमला बैठता है? ऐसा तो नहीं है। इतनी बड़ी जो एम्बेसी है, अल्लाह जन्नत नसीब करे रहमान मलिक साहब को, उन्होंने ये इंकशाफ किया था और ये मीडिया पे आगे किया था कि अमेरिकी एम्बेसी ने जो कैबिनेट का अजलास है, फेडरल कैबिनेट का अजलास, उसे बक किया था। तो वो वहां पे बैठ के तो सफारतकारी थोड़ी हो रही है, तो उनका जो फोन था वो बताया जाए कि किस एम्बेसी से पकड़ा गया। ये थोड़ा है कि वो उधर सड़क पे पड़ा हुआ था और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड था, वो किन किन से राब्ते में थे। और ये कोई आम सी बात नहीं है। देखें, ये बड़ी इनकी बड़ी रिजेम्बलेंस है और बड़ी इनकी एक दूसरे के साथ लिंक है कि जो 3 फोन इनसे पकड़े गए और उनमें से एक फोन जो था वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में था, और 3 फोन जो हैं वो अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से पकड़े गए, और उनमें से एक फोन जो था वो सैटेलाइट फोन था जी। और वो सैटेलाइट फोन से इमरान खान की बातें कहाँ करवाते थे। तो ये सारी बातें अब सामने आनी चाहिए। अगर आपने ये फैसला कर ही लिया कि हमने ये हिसाब करना है,
تو پھر پورا احتساب کریں تاکہ سب کے سامنے ہر چیز آ جائے. اس میں بھلے کوئی آ جائے, کوئی جو بھی آتا ہے اس کو آنے دیں. احتساب کرنا ہے تو پھر بے رحم ہونا چاہیے. لیکن میاں صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو جنرل فیض کی اس وقت جو کنڈیشن ہے یا اس وقت جو اس کا اسٹیٹس ہے, کیا پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کندھا میں کندھا ملا کے ان کے ساتھ نبھائے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, اپنی یاریاں دوستیاں نبھاتے ہیں, اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ ایسا ہی کریں گے یا جنرل فیض کے ساتھ وہ آخری حد تک جائیں گے؟ دیکھیں وہ کر چکے ہیں, لوگوں کو یاد نہیں ہے جب فیض حمید کی گرفتاری ہوئی تھی تو عمران خان نے اسی وقت یہ بیان دے دیا تھا کہ جنرل فیض کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ ایک وزیر اعظم کا اور ایک سبارڈینیٹ کا تھا, اور وہ ان کے ساتھ پروفیشنل تعلق تھا, اور میرا اس کے علاوہ ان سے کوئی اور لینا دینا نہیں تھا. وہ کہہ چکے ہیں یہ بات جی, اور اب وہ مزید بھی اس سے ڈسٹینس کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہاں اگر اب تک انہوں نے بہت ان کی یہ کوئی کیمپین کی صورت میں یہ بات نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک ان کو یہ تھا کہ شاید جنرل فیض جو ہے وہ بچ جائیں, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید فوج جو ہے وہ یہ روایت نہ ڈالے کہ اپنے کسی جنرل کا احساس اس حد تک لے جائے, تو ان کو یہ امید تھی. لیکن اب چونکہ ہو گیا ہے تو اب آپ ان کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں اور خاص طور پہ ہینڈلرز ہیں جو خاص طور پہ باہر سے ہیں جی, ان کو دیکھیں آپ ذرا, اس میں شروع ہے کیمپین کہ دیکھیں جی وہ پکڑا گیا تو پکڑا گیا, ہمارا کیا ہے, یہ تو انہی میں سے تھا, انہوں نے کرنا ہے کریں, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ اس کے انہوں نے شروع کر دیا ہے اس کو ڈسون کرنا, اور عمران خان تو بہت پہلے کر چکے ہیں. اب وہ مزید ابھی دیکھیے گا آنے والے دنوں میں جب لوگ ان کو ملنے جائیں گے تو وہ مزید اس کے بارے میں یہی بولیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا, اور 9 مئی میں تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا, اور وہ اسی طرح اس کو ڈسون کر دیں گے. وہ تو اپنی روایت پہ قائم اور برقرار رہیں گے. تو دیکھنا تو یہ, میں تو اس کی بات کر رہا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے میاں صاحب آپ کی ایک ہسٹری میں بھی آپ کا ایک بہت گہرا تعلق ہے, تو پولیٹیکل ہسٹری کو بھی آپ بہت گہرائی سے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض اس صورتحال میں سلطانی گواہ بنیں گے؟ نہیں, اب چونکہ چارج شیٹ ہو چکا ہے, یہ سلطانی گواہ تو اس وقت تک ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کسی کے خلاف گواہی دے دیں اور اس پہ پھر چارج شیٹ نہیں ہوتی, پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, تو چارج شیٹ ہو چکا ہے. تو یہ گواہی ضرور موجود رہے گی اس کی, وہ ایک گواہ ملزم گواہ, شریک ملزم گواہ کے طور پہ وہ آ جائیں گے اور وہ رہیں گے, اور انہوں نے سب کچھ اگل دیا ہے. ہماری اطلاعات تو یہ ہیں کہ ایک ایک تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ وہ کیا کرتے رہے, اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے جو عمران خان کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے بھی عمران خان پہ ڈال دیا سب کچھ کہ دیکھیں جی وہ میرا پولیٹیکل باس تھا اور میں ان کے کہنے پہ یہ کرتا رہا, اور ان کی یہ خواہش تھی اور ان کا یہ پلان تھا, اور میں ان کے منصوبوں کو لے کے آگے چلنا, میں سمجھتا ہوں کہ میری شاید اس وقت ڈیوٹی تھی اور میں اس لیے تھوڑا ہو گیا, اور میں مطلب جس طرح آپ کہیں کہ میں اندھا ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں لگی, مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بطور آئی ایس آئی چیف کے بعد جو ان کے جو کام ہیں ان پہ وہ کیسے اپنا ڈیفینس لیتے ہیں, یہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں. لیکن جو آئی ایس آئی کے حیثیت سے, ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی اپنے آپ کو جو کوشش کی ہے, تو اس میں انہوں نے سب کچھ عمران خان پہ ڈال دیا اور ساری تفصیلات دے دی ہیں, اور ان کے فون سے اور اس سے جو لیڈز ملی ہیں, اس کے بعد جو باقی جو ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں, جو ان کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے گماشتے فکس کیے ہوئے تھے, ان کے جو ڈاکومنٹس اور ان کے ہاں سے جو ایویڈنس ملا اس میں سے ایک ایک چیز مل گئی ہے ان کے پاس ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ثبوت جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں. اب وہ ان کو سزا پتہ نہیں کیا ہوتی ہے اور وہ کس حد تک ہوتی ہے, اور وہ اسی کی حد تک رکھ کے فارغ کر دیتے ہیں. چلیں یہ تو میاں صاحب پھر وقت بتائے گا کہ کیا سزا ہوتی ہے اور پھر ان کی جو کہاں ان کے کنیکشن ملتے ہیں, پھر ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی ضرور اپنا تجزیہ دیں کہ آج جو اپوزیشن لیڈر گوہر ایوب صاحب, بلکہ گزشتہ ایک ہفتے سے گوہر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, چاہے وہ فرشتہ ہو یا انسان ہو. آج تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. تو سب سے مراد کیا حکومت ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو برف ہے یہ اگر پگھلنا شروع ہوئی ہے تو کیوں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ایک بات بڑی پلاننگ کے ساتھ مشہور کی تھی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک بڑی بات آنا شروع ہو گئی تھی
कि मुज़ाकरात हो रहे थे और इमरान खान को पिंडी अडियाला जेल से केपी की जेल में मुंतकिल करने पर रजामंदी हो गई थी। ये बेसिकली एक प्लानिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हुकूमत अब नीचे आ रही है, घुटने टेक रही है। तो ऐसा हालांकि बिल्कुल नहीं था। अभी आपने देखा कि आज एक जो सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से जो दरखास्त गई हुई थी वो भी खारिज हो गई। तो अगर ये होता तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेके दे देते, तो वहां से भी खारिज हो गई है। तो इसलिए ये बात कहना कि वो मुज़ाकरात थे, कोई मुज़ाकरात नहीं थे। अब आगे जाके ये मुज़ाकरात के लिए राजी हुए हैं तो वो पहले भी कह रहे हैं। देखें, ये 4 पॉइंट हैं जिनमें ये है कि इलेक्शन की करवा लें, आप जुडिशल कमीशन बना लें, लॉ एंड जो कानून की बालादस्ती है वो होनी चाहिए, जो लोग मुलव्वस नहीं है जेलों में हैं 9 मई के उनको रिहा करना चाहिए, ठीक है जी, इंसानी हकूक का। तो ये सारी चीजों पे तो वो ऑलरेडी वो बैठने को तैयार थी गवर्नमेंट, और इनके मुज़ाकरात बड़ी हद तक असद कैसर और इन लोगों के स्पीकर के साथ हुए भी थे। लेकिन वो तो एक ही बात करते हैं, आपने सुना नहीं है कि वो सिर्फ जो उमर अयूब हैं वो जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो पहली शर्त क्या रखते हैं कि बानी को रिहा करो, ये भी करा लो, बानी को रिहा करो, ये भी करा लो, बानी को रिहा करो। तो भाई बानी को आप किस तरह से रिहा कराना चाहते हैं? एनआरओ चाहते हैं आप, बगैर आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट चाहते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को एनआरओ कहा जाता है, इसके अलावा क्या होता है? तो वो पहले अपने लीडर से तो पूछ लें कि वो एनआरओ चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। वो कैसे एनआरओ चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कई दफा कहा मैं तो कभी भी एनआरओ के बाहर नहीं आऊंगा। तो मियां साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में फिर आप क्या समझते हैं कि अब ऑप्शंस क्या हैं पीटीआई के पास कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए? देखें, उनके पास अब ऑप्शन पहले भी यही था, अब भी यही है कि वो जो सियासी जदोजहद है उसको जारी रखें और तशद्दुद से अपने आप को पीछे कर लें, यही उनको पे करेगा। अगर वो इसमें तशद्दुद का एलिमेंट शामिल रखेंगे और जिस तरह से अब सुबाइयत का नारा वो लगा रहे हैं और जिस तरह से वो हवा दे रहे हैं उसको, और जिस तरह से वो सिविल नाफरमानी की बातें हो रही हैं, तो ये जो इंतहा पसंदाना और मुतशद्दिदाना जो इक़दाम हैं ये सियासत को मैच नहीं करते। या सियासत होती है या फिर ये काम होता है। तो ये उससे पीछे हटेंगे, सियासत की तरफ आएंगे तो शायद इनकी तरफ को आगे हाथ बढ़ा दे, और उसके ज्यादा चांसेस मौजूद होते हैं कि जब आप सियासत करना चाहें तो अगले कहते हैं कि ठीक है जी आ जाएं, फिर अगर सियासत करनी है तो हम आपके साथ सियासी बात करेंगे। लेकिन जब आप मुतशद्दिदाना इक़दामात पे आप मुसिर हों और इंतहा पसंदी पे हों तो फिर जाहिर है कि फिर एक चैलेंज है, एक मुकाबला है, तो फिर फौजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आप बड़ा तफसीली तौर पे ISPR की आज प्रेस रिलीज जिसमें जंहिंमें ॿुधायो वियो आहे त ISI जो अॻूणे चीफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जी कोर्ट मार्शल जी बाज़ाब्ता तौर ते चार्जशीट जेका आहे उहा पेश कई वई आहे ऐं चार्जशीट में ॿुधायो वियो आहे त ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद सियासी मामलनि में उन मुदाख़लत कई आहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे, पंहिंजे अख़्तियारनि ऐं सरकारी वसाइलनि जो ग़लति इस्तेमालु कयो आहे। उन जे बुनियाद ते उनखे चार्जशीट उनजी अॼु बाज़ाब्ता तौर ते पेश कई वई। 12 अगस्त ते पहिरियों भेरो जनरल हमीद के गिरफ़्तार कयो वियो ऐं उनखां पोइ उनजी कोर्ट मार्शल लाइ जेको आहे उनजी कार्रवाई शुरू थी ऐं अॼु ISPR इहो चयो आहे त जनरल फैज़ हमीद जे ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर ते चार्जशीट पेश कई वई आहे। पाकिस्तान जी हिस्ट्री में जनरल फैज़ हमीद उहो पहिरियों ISI चीफ हूंदो जंहिंजो कोर्ट मार्शल थियो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हीअ का चार्जशीट पेश कई वई आहे, उन जे बुनियाद ते उनखे सज़ा कहिड़ी थी ॾिनी वञे। ऐं जेका ॻाल्हि ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब ॻाल्हि कई त इन खां पोइ आर्मी या त कंदी आहे या नाहे कंदी, इन खां पोइ को अहिड़ो को इम्कान कोन्हे जो जनरल फैज़ हमीद हाणे सज़ा खां बची सघे। ॾिसणो इहो आहे त जनरल फैज़ हमीद खे जेका सज़ा थी मिले उहा फ़क़ति उन ताईं थी महदूद रहे या उन जी चार्जशीट में हाणे ॿिया यानी सिविलियन माण्हू ऐं उहे सियासी माण्हू भी शामिल थींदा या थी सघनि था। इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रिखड़ी इजाज़त, सदाईं गॾु।